कोरोना के लगातार एक बार फिर से बढ़ते हुए मामले हम सभी को डरा रहे हैं और हम सबके मन में इस वक्त सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से हम उसी पुरानी स्थिति में लौट रहे हैं क्या। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो जो खतरनाक खौफनाक मंजर था वो बिल्कुल वैसा का वैसा आज भी हमारी नज़रों के सामने है। इस नए वेरिएंट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे बचाएं, और आज इस पॉडकास्ट के जरिए हर एक सवाल का जवाब हम आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और इसी पर मुझसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर दीपक प्रजापति हैं, सीनियर चेस्ट फिजिशियन है, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक, बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं थे, मुझे लगता है एक बार फिर से हम इस तरह की स्थिति देख रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप ये बताएं कि ये क्या है, कोई नया वेरिएंट है, पुराने का दूसरा रूप है, क्या इस वक्त हम देख रहे हैं? देखिए, कोरोना कभी भी देश से गया नहीं था और जैसा कि हमने 2023 में भी देखा था कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, जो कि माइल्ड वेरिएंट था उस समय पर, उसी का एक वेरिएंट जिसे हम JN.1 बोलते हैं, वो वेरिएंट अभी आज के दिन में जो चल रहा है वो वेरिएंट है। और उसके कुछ सब वेरिएंट्स हैं जो कि NB1.8.1 और LF.7 है। सो ख़ास बात ये है कि जो ओमिक्रॉन JN.1 था वो थोड़ा माइल्ड था, लेकिन उसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो उसके अब सब वेरिएंट आ रहे हैं ये थोड़े से ज़्यादा उसके कंपैरिजन में ज़्यादा असरदार हैं और इनसे लोगों को समस्याएं हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि निमोनिया के केसेस नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या जो एल्डर एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, या वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे जो डायबिटिक्स हैं, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, या हार्ट की समस्या है, या जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों में ये वेरिएंट ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स और छोटे बच्चे, इन लोगों में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो सकता है कि आने वाले समय में इन हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर निमोनिया प्रोड्यूस करे। तो आपको याद होगा फर्स्ट वेव, सेकंड, ये सब कुछ जो आप इस वक्त कह रहे हैं, ये तो सब कुछ मुझे लग रहा है मैं पहले सुन चुकी हूँ। जी बिल्कुल। तो इस बार कुछ अलग है, मतलब कुछ लक्षण अलग, या कुछ लक्षण ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, लेकिन एक चीज़ अलग ये है कि अभी तक जितने भी केसेस आए हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और दिल्ली में भी 100 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं, लेकिन अगर हम डेथ रेट्स की बात करें तो डेथ रेट्स अभी भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। और जो डेथ्स हुई भी हैं वो उन्हीं लोगों में हुई हैं जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स थे, हाई रिस्क ग्रुप थे। तो हाई रिस्क का मतलब मैंने आपको बताया जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनको पहले से कोई डिजीज़ है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल जनता को इससे सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये सब वेरिएंट और ज़्यादा म्यूटेशन करके और ज़्यादा लीथल हो जाए। मैं इस पर भी आऊँगी कि अब हमें अभी करना क्या है, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। और उदाहरण का ये केस है, रिसेंटली बेंगलोर में 83-84 साल की बुजुर्ग, उनकी मौत हुई। लेकिन महाराष्ट्र में 21 साल का एक युवा, शुगर की उनको प्रॉब्लम थी, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये क्या उनको पहले से गंभीर बीमारी थी इसलिए सब, क्योंकि आप देखिए ना एज तो बिल्कुल अलग अलग है, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जो आपने मुंबई में 21 साल के लड़के की बात की, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ थी। सो टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली चाइल्डहुड से होती है और डायबिटीज़ अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। सो जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल्ड है, उन लोगों के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होती है, कोरोना नहीं, इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन होती है, वो भी जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर इनिशियल सिम्टम्स आते हैं जिन पे हम बाद में बात करेंगे, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, हमने जब सेकेंड वेव में ख़ास तौर पर देखा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने आसपास किसी की डेथ होते हुए उस वक्त ना देखा हो। क्या इस लेवल पर हम पहुंच सकते हैं? क्या इतना खतरनाक अभी वाला वेरिएंट हो सकता है, या हमें डरने की ज़रूरत नहीं है? अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कहीं से भी, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा सर्विलेंस की ज़रूरत है, जिस पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जितने भी केसेस आ रहे हैं उनके वेरिएंट्स चेक किए जा रहे हैं कि और सीवियरिटी चेक की जा रही है, लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा सीवियरिटी के निमोनिया के केसेस नॉर्मल पब्लिक के अंदर नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सिम्टम्स पे आ जाते हैं। मुझे बताइए, क्योंकि सीजनल फीवर जो हम देखते हैं वायरल हो जाता है, क्या लगभग उसी से, क्योंकि पहले तो इसी तरह के लक्षण थे, क्या उसी से मिलता जुलता है? मैं आज बीमार हूँ तो मैं कैसे पता करूँ कि मुझे वायरल फीवर है या फिर मुझे कोविड हो गया?
देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वायरल है या कोविड है, इसको आप देख करके नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो खास है इस बार कोरोना में वो ये है कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा समय तक रह रहे हैं लोगों के। जो आमतौर पर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें फीवर 2 से 3 दिन में चला जाता है और मनुष्य एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कोरोना के केसेस में इन्फेक्शन होने के बाद फीवर जाने के अंदर 8 से 10 दिन ले रहा है। दूसरा, जो वीकनेस है, लिथार्जीनेस है, बॉडी एक्स हैं, वो जाने में 15 से 20 दिन का समय ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक नई चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक अपसेट बहुत ज़्यादा है, पेन एब्डोमेन हो रहा है और हेडेक की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कुछ नए सिम्टम्स हैं जो कि पहले हमने कम देखे थे। तो अगर ऐसा लगने लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कितने दिन के बाद आप सजेस्ट करेंगे कि भाई इतने दिन के बाद आप जाइए टेस्ट करा? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हमें बुखार आया तो हम जल्दी से दवाई खा लेते हैं घर में और हमें लगता है कि 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। कितने दिन के बाद आप टेस्ट के लिए जाना देखिए, चाहिए? जो साधारण लोग हैं उनके लिए हम कहते हैं कि 2 से 3 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जो कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं या बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या फिर वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, किडनी की समस्या है या कैंसर के पेशेंट है या कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, उन लोगों को डे 1 पे ही सतर्क होकर के अपने जांच करवाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम उस पर भी आएंगे कि बचना कैसे है। लेकिन वेव 1, वेव 2 ये सब हमने देखा और उसके बाद हमने टीके लगवाए, वो कोविड की हमने वैक्सीन्स ली। वो वैक्सीन इस बार वाला जो वेरिएंट है उस पर कितनी कारगर है, ये पहले मैं आपसे जानती हूँ। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस के अंदर खाली 23% जनता ही वैक्सीनेटेड है। ओके। और इंडिया में क्योंकि वैक्सीनेशन रेट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जो कोविड के केसेस जितनी तेज़ी से फैलने चाहिए थे उतनी तेज़ी से अभी तक आए नहीं है। ये भी हमें याद रखना जी, होगा। और हमारी डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक मेजर रीज़न यही है कि हम सारे लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर केसेस आ भी रहे हैं तो सीवियर केसेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये आने वाले समय में जो हाई रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं उनको दोबारा से वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ओके। तो जिन्होंने बूस्टर डोज ली या जिन्होंने नहीं बूस्टर डोज ली, उनमें कुछ फ़र्क है इस बार के वेरिएंट के लिए? नहीं, डोज सेम है। ओके। लेकिन बूस्टर डोज से एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी उनको मिल गई है, जिसके चलते वायरस से जो संक्रमण हो रहा है वो या तो बहुत माइल्ड लेवल पे हो रहा है या फिर वो सब क्लिनिकल लेवल पे हो रहा है। मतलब सिम्टम्स नहीं है कोई भी, लेकिन पेशेंट को कोविड हो भी सकता है, लेकिन वो वैक्सीनेटेड है इसलिए उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा, और मैं जो सबसे ज़्यादा मेरे आसपास मैंने देखा है, एक वैक्सीन ली, दूसरी ली, लेकिन जो बूस्टर डोज थी वो रह गया। क्या अब बूस्टर डोज ले सकते हैं इतने टाइम के बाद, इतने गैप में? जी बिल्कुल। जितनी भी गाइडलाइंस भी हैं हमारी फिजिशियन एसोसिएशन की या नेफ्रोलॉजी एसोसिएशन की, वो सारी गाइडलाइंस यही कहती हैं कि अब कोविड की वैक्सीन हर साल हमें लेनी होगी, जो भी हाई रिस्क ग्रुप हैं उन लोगों में। ओके। अच्छा, अब फिर वही, क्या मास्क लगाएं, सैनिटाइज अपने हाथों को बार बार करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए, अब इस बार क्या करना है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, वो सारे प्रिकॉशन जो हमने पहले लिए थे वो दोबारा से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता अभी तक कि ये जो वेरिएंट आया है ये कितना लीथल हो सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये म्यूटेशन इसमें और ज़्यादा हो और इसके जो और फर्दर सब वेरिएंट आए वो ज़्यादा सीवियरिटी के हों। क्या सब वेरिएंट और आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि वायरस म्यूटेशन करता ही करता है, इसीलिए नए सब वेरिएंट आए हैं। हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद एक और सब वेरिएंट आ जाए जो कि ज़्यादा पोटेंट हो और ज़्यादा डिजीज़ करे और मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ा दे। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अच्छा, इस बार ये मौसम का भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले हमने देखा वो इस तरह के वेदर में हमने कोविड की वेव्स नहीं देखी थी, तो ये ऐसा क्यों है? ये इस बार का वेरिएंट अलग सीजन में क्यों आया है? इसका कोई कारण हो सकता है? इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो भी रेनी सीजन्स होते हैं उन सीजन्स के अंदर वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेनी सीजन्स के अंदर जितने भी इन्फेक्शंस की टेंडेंसी होती है और वायरस ज़्यादा पोटेंट हो जाते हैं और स्प्रेड जो है वायरस का वो बढ़ जाता है। तो इसके चलते जो नया वेरिएंट भी आया है इसके केसेस हो सकता है इस वजह से बढ़ रहे हों, लेकिन ऐसा आमतौर पर हम जनरलाइज्ड वे में नहीं कह सकते कि इस बारी कोई पर्टिकुलर ऐसा रीज़न है कि जिसके चलते इस सीज़न में केसेस आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से क्योंकि सिंगापुर, चाइना जो हमारे आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए
वहाँ से जो लोग ट्रैवल करके आए हैं उन्हीं के थ्रू ये इन्फेक्शन इंडिया में भी आ गया। अच्छा, तो एक बहुत मुझे लगता है ये हर किसी के मन में सवाल है कि क्या कोरोना कभी पूरी तरह से खत्म होगा या ये ऐसे ही भेस बदल बदल के बार बार आएगा, हमें डराएगा, फिर लोगों को बीमार करेगा, लोगों की मौत होगी? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी वायरस अगर एपिडेमिक करता है तो जनरली उसको जाने में कम से कम 7 से 10 साल का टाइम लगता है, क्योंकि तब तक आपके पॉपुलेशन के अंदर हर्ड इम्यूनिटी जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक ये पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं होगा। सो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सारे लोगों में इतना टाइम कम से कम लगता है। अच्छा, क्या कुछ ऐसी चीज़ भी आप बता सकते हैं, जैसा आपने कहा कि अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आपको टेस्ट कराने के लिए जाना है, वो ठीक है, लेकिन क्या कुछ और आप डॉक्टर होने के नाते कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं खाने पीने को लेकर जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो और स्ट्रांग हो जाए, आप उस स्टेज तक पहुँचे ही ना? जी बिल्कुल, खाने पीने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और ख़ास तौर पर आजकल की ज़िंदगी जैसे कि नौजवानों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है और खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो स्मोकिंग छोड़ना एक सबसे बड़ा इसका उदाहरण होगा, जिससे कि जो सिम्टम्स रेट्स हैं वो कम हो सकते हैं और सीवियरिटी कम हो सकती है। दूसरा, आप खाने पीने में ज़्यादा प्रोटीन डाइट लें, जो लोग एल्डर पॉपुलेशन है। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लीजिए डाइट में। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं आप वो खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं और वो आपके लंग्स को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आपने कहा कि जो लोग स्मोक करते हैं या अल्कोहल, तो क्या उनके लिए ज़्यादा समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से, और अगर कोई भी इन्फेक्शन अपना इफेक्ट डालता है तो साधारण व्यक्ति के मुकाबले उस व्यक्ति में जिसके लंग्स वीक हैं उसमें इन्फेक्शन का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ओके, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन यही कहती है कि भाई जो लक्षण हैं वो अभी हल्के हैं, यानी कि आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे सरल भाषा में पूछूं कि क्या लक्षण मुझे दिखाई दे कि मैं फ़ौरन टेस्ट के लिए चली जाऊं, तो वो क्या होंगे? देखिए, लक्षण में जो कॉमन सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें फीवर है, गले में खराश है, नाक बहना, जुकाम होना और बॉडी एक्स रहना, कई लोगों को डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ये होते हैं और 2 दिन के अंदर अगर ये नहीं बेटर हो रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको जांच के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरीके का इन्फेक्शन है, कहीं इसने लंग्स को तो नहीं अफेक्ट कर दिया है। अच्छा, गाज़ियाबाद का मैं यहाँ पर जिक्र करूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं और मुझे लगता है आसपास हम छोटे बच्चों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहते हैं। गाज़ियाबाद से खबर सामने आई कि पूरा परिवार तो कोरोना नेगेटिव निकला, लेकिन एक 4-6 महीने का बच्चा जो कोरोना पॉजिटिव हो गया। ये कैसे फिर हो सकता है? मतलब ये इसके बारे में इसका जवाब वही है जो आपने अभी पूछा मेरे से, कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं ओके, तो वैक्सीन का इसमें रोल है। तो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो तो वैक्सीन नहीं लेके पैदा हुआ है। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं और जिनको अगर कोविड का संक्रमण हो भी रहा है उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, दे आर ओनली कैरियर्स। सो कई बारी उन लोगों के अंदर अगर हम सैम्पलिंग भी करते हैं तो वो नेगेटिव आती है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उसको ऊपर आने ही नहीं देता है। लेकिन जो बच्चा है उसके अंदर अगर वो स्प्रेड हो रहा है तो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है इतनी। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, क्या और उनके माता पिता को इस वक्त ख्याल रखने की जरूरत है? कैसे क्या किया जा सकता है उसके लिए? उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बच्चे को देखने आते हैं वो अवॉइड करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, और प्रेगनेंसी से ही बच्चे की जो मदर है प्रेग्नेंट स्टेज से ही उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने होंगे ताकि उनके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो आगे। और ये बुजुर्गों के लिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा और बुजुर्गों की तो मौत की भी खबर आ गई है, मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा मौतें देश में भी हो चुकी हैं। बुजुर्गों के लिए कुछ खास आप बता सकते हैं? देखिए, बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पर इकट्ठे ना हो। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो N95 मास्क लगाकर ट्रैवल करें। किसी भी जगह पर जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगाकर ही जाएं, और बार बार अपने हैंड वॉश कीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ को टच करते हो तो हैंड वॉश सबसे बेसिक प्रिवेंशन होती है जो कि आपको करनी ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि आप तो बेहतर जानते हैं, आप अस्पतालों में भी देखते होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हमारे जो अस्पताल हैं देश के वो कितने तैयार हैं? अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, या अभी चूंकि केसेस तो आ ही रहे हैं, अस्पतालों में आप किस तरह की व्यवस्था देख पा रहे हैं? कितने तैयार हैं? हमारे अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हैं, कहीं पे कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जैसा कि
2021 में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई थी कुछ जगह पर, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट के जितने भी प्रयास थे, उनके प्रयासों से अब हर किसी सेंटर पर ऑक्सीजन के प्लांट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होने का कोई सवाल ही नहीं है। और वेंटिलेटर्स की भी जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेडिकली अगर हम बात करें तो मेडिकली साइड से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक आपने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पैनिक की सिचुएशन बहुत क्रिएट, अगर मैं अपने पास किसी को इस वक्त पॉजिटिव देख लूँ तो मुझे बड़ी घबराहट हो जाएगी और मुझे लगेगा कि अरे ये तो मुझे भी आ सकता है। तो इससे भी क्या प्रॉब्लम होती है और इससे कैसे बचा जाए? अगर आप आसपास देख भी रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि हम लोगों ने वो मंज़र देखा है 2020-21 का, जहाँ पर इतनी सारी मौतें हुई, तो ख़ास तौर पर अब जब इस तरीके के केसेस आते हैं तो हमें वापस से वही फ्लैशबैक, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, वो वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन ऐसे में अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक अच्छे माहौल की और कुछ अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है, जिनके साथ आप अपना स्ट्रेस शेयर कर सकें, और जितना कम से कम हो सके स्ट्रेस लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और आने वाली जो समस्या है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अच्छा, लेकिन आप देखते हैं, हम तो ऑफिस भी जाते हैं, कई लोग पढ़ाई करते हैं, तो अलग अलग तरह के, किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारा स्ट्रेस है। अब ऐसे में कोविड भी, यानी कि दोहरी मार कह सकते हैं कि इस वक्त पड़ती हुई नजर आएगी, तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें कि कैसे वो खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे लगता है बहुत कॉमन हो चुका है। देखिए, मेरे हिसाब से मास्क पहनना तो अब कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले समय में ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो जो संकेत हमें मिल रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, वहाँ पर मौतें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं। इंडिया में भी हुई हैं, लेकिन हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर हुई हैं, बट हमें नहीं पता कि कब ये सब वेरिएंट जो है दोबारा से म्यूटेट होकर के और ज़्यादा लीथल हो जाए। तो मेरे हिसाब से प्रिवेंशंस तो हमें लेनी ही होंगी, तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं, मास्क का इस्तेमाल और हैंड हाइजीन। कहीं भी बाहर जाते हैं मास्क ज़रूर लगाइए, बड़ी गैदरिंग में जाने से बचिए, और आप बार बार अपने हैंड वॉश करते रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन होने का रिस्क कम से कम हो। अच्छा, मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है। हाई फीवर आ गया तो फ़ौरन कोई दवाई खा लेते हैं, कभी 650 mg, कभी 350 खा ली, बगैर डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर से बात की। क्या आप कुछ ऐसा सजेस्ट करें, क्योंकि अगर कोविड आपको है, आपको हाई फीवर है और आपने इस तरह की कोई दवाई खा ली, तो क्या कुछ साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, या उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं, जो हमारे और तुम्हारे आपके जैसे लोग हैं, उन लोगों में अगर आप पैरासीटामोल लेते हैं तो 500 mg की पैरासीटामोल बहुत होती है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी लिवर की समस्या है या किडनी की समस्या है या हार्ट की समस्या है, उन लोगों को बिना कंसल्ट किए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार तो कोविड हुआ, फिर ब्लैक फंगस भी हो गया, फिर कोविड से बहुत सारी बीमारियां हो गई, तो क्या हम अभी उस वाले वेरिएंट, इस वेरिएंट से उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं, या कोई खतरा हो सकता है ऐसा? अभी फ़िलहाल जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले समय में यदि ये ज़्यादा लीथल होगा तो हो सकता है कि हमें मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना पड़े, और उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, और कोविड को लेकर एक जो पैनिक की सिचुएशन कहीं ना कहीं सब में बनी हुई है, मैं चाहती हूँ लास्ट मैसेज आपका। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन सर्विलेंस और सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्कता आपके ऊपर डिपेंड करती है, और जिसके लिए मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यदि गैदरिंग्स में जाना अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और N95 का ही इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, हैंड हाइजीन अपने जीवन का हिस्सा दोबारा से बना लीजिए। जैसे आप कोविड टाइम्स में आपने देखा था, वैसे ही दोबारा से हैंड हाइजीन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, ताकि आप आने वाले ख़राब फ्यूचर से बच सकें।
और वो मंजर जो हमें आज भी याद है वो फिर से ना बने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि हर सवाल जो इस वक्त कोविड को लेकर आपके मन में होगा आपको ज़रूर जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर दीपक प्रजापत हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि आपको, हमें और हर किसी को इस वक्त कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपका इसके अलावा भी सवाल है कोविड को लेकर तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।